दोस्तों, मिडिल ईस्ट की तपती रेत के नीचे इन दिनों एक ऐसा जियोपॉलिटिकल भूकंप पक रहा है जिसके झटके सीधे वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग और इस्लामाबाद तक महसूस किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सऊदी अरेबिया को कल तक भारत और यूएई की नजदीकियों से परेशानी होती थी, वो आज यूएई को मिलने वाली भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर जश्न क्यों मना रहा है? आखिर बंद कमरों के पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी देशों के शेखों के साथ में ऐसी कौन सी अंडरकवर डील क्रैक कर दी है जिसने दशकों पुराने अमेरिकी डिफेंस मोनोपोली का गेम ओवर कर दिया है? क्या मिडिल ईस्ट में किसी बड़े महायुद्ध की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है जिसके लिए रातों रात भारत से ये अचूक हथियार मांगे जा रहे हैं? तो दोस्तों, गल्फ रीजन से कुछ ऐसी सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिन्होंने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट की नींद उड़ा दी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत और यूएई के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के एक मेगा डील फाइनल होने की कगार पर है। असली हैरानी की बात तो सऊदी अरेबिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का वो रिएक्शन है जो इस संभावित डील की खबर बाहर आने के बाद में अब सामने आया है। दोस्तों, दशकों तक पाकिस्तान को अपना सबसे करीबी रक्षा साझेदार मानने वाले सऊदी अरेबिया आज खुले मंच पर खुले दिल से भारत के इस कदम को मिडिल ईस्ट की कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा रक्षा कवच बता रहे हैं जो बहुत काम आने वाला है। ये कोई साधारण कूटनीतिक बयान नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया है। दोस्तों, इसे गहराई से समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट के उस खतरनाक बैकग्राउंड को देखना होगा जहां ये पूरा बदलाव शुरू हुआ है। एक वक्त था जब गल्फ कंट्रीज भारत को सिर्फ लेबर फोर्स प्रोवाइडर और तेल के एक बहुत बड़े खरीदार के तौर पर देखा करते थे। अपनी डोमेस्टिक और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वो पूरी तरह से अमेरिका और यूरोपियन देशों के हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर, खासतौर पर 2019 के बाद से गेम पूरी तरह से पलट गया है, जब यमन के हुती विद्रोहियों और ईरान समर्थित प्रोक्सी गुटों ने सऊदी अरेबिया के अरामको ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूएई के अहम ठिकानों के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों से भारी बारिश कर डाली। तब अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर की पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम्स कई मौकों पर हवा में ही फेल हो गए। मुसीबत के उस क्रिटिकल वक्त में अमेरिका की हिचकिचाहट ने इन देशों को एक बेहद कड़वी सच्चाई का एहसास करा दिया। उन्हें समझ में आ गया कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को वेस्टर्न पावर्स के रिमोट कंट्रोल पर छोड़ना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। और यहीं से एंट्री होती है भारत के उस जियोपॉलिटिकल मास्टरो की, जिसने पूरी दुनिया के सामने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बिल्कुल नया और सॉलिड मॉडल पेश कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल क्रिएट होता है। सऊदी अरेबिया, जिसका यूएई के साथ में रीजनल डोमिनेंस को लेकर के हमेशा से एक साइलेंट कंपटीशन चलता रहा है, वो यूएई के हथियारों से ताकतवर होने पर इतना ज्यादा खुश क्यों है? तो दोस्तों, असली कूटनीतिक खेल इसी बवाल के जवाब में छिपा हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की थिंक टैंक्स और डिफेंस एनालिस्ट अब एक नई और प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसे कूटनीति की भाषा में कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी दुनिया के तेल व्यापार का सबसे क्रिटिकल चौक पॉइंट है। अगर कल को ईरान या कोई भी विरोधी ताकत इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करती है तो यूएई से कहीं ज्यादा बड़ा आर्थिक नुकसान सऊदी अरेबिया को उठाना पड़ेगा। ऐसे में अगर यूएई के पास में ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज, घातक और अचूक क्रूज मिसाइल होगी तो ये पूरे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के लिए भी एक अभेद्य दीवार का काम करेगी। सऊदी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत और यूएई की ये एडवांस डिफेंस डील रियाद के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस पूरे क्रिटिकल रीजन से पश्चिमी देशों का बेजा दबाव कम करने का एक बेहतरीन और अचूक मौका है। दोस्तों, भारत के लिए भी ये मोमेंट इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने खुद को एक सॉफ्ट पावर के अंदर बदल करके एक एग्रेसिव हार्ड पावर और रिलायबल डिफेंस सप्लायर के तौर पर रीब्रांड किया है। जब से भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है, इंडोनेशिया के साथ में डील फाइनल की है और वियतनाम के अंदर ब्रह्मोस की एंट्री करने का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। मतलब दोस्तों, दुनिया भर के अंदर और खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर
पर भारत की स्वदेशी मिलिट्री टेक्नोलॉजी का जबरदस्त डंका बज रहा है। गल्फ कंट्रीज बहुत करीब से देख रही हैं कि भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस किस तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप लेटेस्ट डेटा के ऊपर नजर डालेंगे तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 39,000 करोड़ रुपीस की ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। ये सॉलिड नंबर्स गल्फ के शेखों को साफ मैसेज दे रहे हैं कि भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर नहीं रहा, बल्कि वो हाईटेक वेपन सिस्टम्स का एक बेहद भरोसेमंद ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, हथियारों की खरीद फरोख्त तो दुनिया का कोई भी एडवांस देश कर सकता है, फिर खाड़ी देशों का झुकाव अचानक से भारत की तरफ ही इतना ज्यादा क्यों हो गया है? तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की वो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी काम कर रही है, जिसने मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा साइलेंट रेवोल्यूशन ला दिया है जिसे डिकोड करने के अंदर चाइना के बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट के भी पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत पुराना और इरिटेटिंग पैटर्न रहा है। वो जब भी किसी विकासशील देश को वेपन्स देते हैं तो इसके साथ में मानवाधिकार, डेमोक्रेसी और डोमेस्टिक पॉलिसीज का लंबा चौड़ा लेक्चर फ्री में देते हैं। अमेरिका हमेशा से हथियारों की सप्लाई को एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल करता आया है। इसके ठीक उलट भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर और प्रोफेशनल है। भारत किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों के अंदर दखल नहीं देता। नई दिल्ली गल्फ कंट्रीज के साथ में सिर्फ एक बायर सेलर का टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती है, बल्कि वो एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई के रूलर्स को अब भारत में एक ऐसा मैच्योर और पावरफुल दोस्त दिख रहा है जो बिना किसी राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के हर बड़े रीजनल क्राइसिस के वक्त में उनके साथ में मजबूती से खड़ा रहता है। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में सबसे बड़ा और इकलौता लूजर पाकिस्तान साबित हुआ है। दोस्तों, एक दौर था जब गल्फ कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से पाकिस्तान के धार्मिक चश्मे से होकर के गुजरा करती थी। कश्मीर से लेकर के हर इंटरनेशनल मंच पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता था, लेकिन भारतीय कूटनीति ने अपने साइलेंट पावर से इस पाकिस्तानी फैक्टर को हमेशा के लिए दफन कर दिया है और इसे ही मॉडर्न डिप्लोमेसी में डी हाइफिनेशन कहा जाता है। आज रियाद और अबू धाबी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि उनका आर्थिक भविष्य विजन 2030 और अपनी इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट करने का सपना भारत जैसे दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ में जुड़ करके ही पूरा किया जा सकता है। वो अब उस देश के साथ में कोई फ्यूचर नहीं देख रहे जो आतंकवाद को पालता है और अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर ग्लोबल मंच पर कटोरा लेकर के खड़ा रहता है। अब दोस्तों, इस नए अलायंस को सिर्फ एक मिसाइल डील तक सीमित रखना जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी भूल होगी। इसे I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस के फॉर्मेशन और IMEC यानी कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मेगा जियो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स के वाइडर लेंस से देखना चाहिए। दोस्तों, भारत आज मिडिल ईस्ट के रास्ते एक बहुत बड़ा ग्लोबल कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है। अगर भविष्य में इस रीजन के अंदर किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष या महायुद्ध की नौबत आती है तो भारत के एडवांस वेपन और भारत की बैलेंसिंग कूटनीति दोनों इस पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करेंगे। और दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि जो सऊदी अरेबिया कल तक भारत की एक्टिविटीज को शक की नजर से देख रहा था, वो आज भारत यूएई के मजबूत होते रक्षा संबंधों का दिल खोल करके स्वागत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी सिर्फ इतनी सी है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक बहुत बड़ी चाल अभी चली जानी बाकी है, जिसका सीधा असर आने वाले दशकों के अंदर ग्लोबल डायनेमिक्स के ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, चाइना एक दशक से इस पूरे रीजन में अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए बेताब है। उसने हाल ही के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सरप्राइज समझौता करवा करके अमेरिका को बड़ा कूटनीतिक चकमा दिया था। लेकिन भारत की ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम्स की ये डील सीधे तौर पर चाइना के लिए एक साइलेंट वार्निंग है। मिडिल ईस्ट के देश भले ही चाइना के साथ में भारी भरकम व्यापार करते हों, लेकिन जब बात उनकी कोर नेशनल सिक्योरिटी, सेंसिटिव मिलिट्री डेटा और क्रिटिकल वेपन्स की आती है तो वो बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार की जगह न्यू दिल्ली के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। भारत का बढ़ता मिलिट्री और इकोनॉमिक कद चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी खतरनाक विस्तारवादी नीतियों के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन चुकी हैं।
दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी गल्फ रीजन के अंदर और भी ज्यादा एग्रेसिव और विजिबल होगी। तेजस फाइटर जेट से लेकर के एडवांस रडार सिस्टम्स और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स तक बहुत जल्द खाड़ी देशों के रक्षा बेड़े का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। ये बिल्कुल नए, निडर और कॉन्फिडेंट भारत की तस्वीर है। वो भारत जो अब दुनिया की महाशक्तियों के पीछे पीछे नहीं चलता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और वल्नरेबल रीजन्स के अंदर भी पीस और पावर का नया बैलेंस सेट करता है। अब दोस्तों इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।